गया के पवित्र भूमि में एक दिन बिताने के बाद हम निकल पड़े बिहार के और एक खूबसूरत शहर राजगीर की ओर। आश्रम से हमने एक कैब बुक की थी जो हमें नालंदा और पावापुरी घुमाने के बाद राजगीर में छोड़ने वाली थी। सुबह के बज रहे थे 8 और हम सुबह का नाश्ता करने के बाद गया से अपने अगले पड़ाव की ओर चलने लगे। इन सुंदर वादियों और खेत खलियान से होकर जब हमारी गाड़ी चले जा रही थी तो मन में बस एक ही बात आई थी कि बेवजह ये राज्य हमारे विचारों में बदनाम है कि यहाँ के रास्ते काफी अच्छी थी। करीबन 1 घंटे बाद हम पहुंचे प्रसिद्ध दशरथ माझी रोड। दशरथ माझी गेलोर गांव के रहने वाले थे। कहा जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचने पर हुई थी, जो कि उनके गांव से करीबन 90 किलोमीटर दूर थी। बस इसी से प्रेरित होकर दशरथ माझी ने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्ष के परिश्रम के बाद दशरथ के बनाई गई सड़क से अत्री और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया था। इन्हीं के जीवन के ऊपर 2015 में माझी द माउंटेन मैन मूवी आई थी। पहाड़, खेत खलियान और छोटे छोटे कस्बे से होते हुए करीबन और 1 घंटे के बाद हम पहुंचे राजगीर। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद मौर्य साम्राज्य की उदय हुआ। पहाड़ों से घिरा हुआ यह शहर हिंदू, जैन और बौद्ध जाति के लिए धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ आज भी साइक्लोपियन वाल देखने को मिलती है जो सदियों से यहाँ बनी हुई है। फिलहाल हम राजगीर होकर पावापुरी और नालंदा की ओर जा रहे हैं। पावापुरी भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप स्थित एक स्थान है। यह जैन धर्म के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि भगवान महावीर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। ये मंदिर महाराजा नंदीवर्धन के द्वारा बनाई गई थी, जो महावीर के बड़े भाई थे। नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आपको कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। जल मंदिर से निकलने के बाद कुछ 20 मिनट के बाद हम पहुंचे नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया था। तो इस विश्वविद्यालय के फाउंडर राजा कुमार गुप्त थे। हर्षवर्धन और देवपाल ने इसका विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगा करके जला दिया था। ये 6 महीना तक जली, फिर ये भूकंप में दब गया था। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम इंटर कर रहे हैं और इसी से वापिस बाहर भी आएंगे। ओरिजिनल गेट अभी तक नालंदा का नहीं मिला। इसमें जो भी दीवारें हैं सब ओरिजिनल है। इसमें सीमेंट का जो सपोर्ट है बाद में दिया गया है। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं, और एक कमरे में 1 लोग रहते थे।
वो दरवाजा होता था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर करके दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। एक छात्रावास हम लोगों ने ये देखा, दूसरा ये था। दो छात्रावास के बीच का एक कॉरिडोर है गलियारा। बाद का है सर, जो बाद का है उसमें सीमेंट पता चलता है। ओरिजिनल है सर, वो लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। दोनों में कितना फर्क है, जबकि हर दो हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड था, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था। सर जी, नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल राज्य का योगदान बहुत ज्यादा था। इसके वाइस चांसलर पंडित शीलभद्र जी थे, फिर अतिश दीपंकर थे। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, नमस्कार करते। सर जी, ये एक हॉस्टल का पार्ट है, चारों तरफ रहने के कमरे हैं, आनंद गेट हॉल है, कोलेज चश्ता है। ये सब वही चीज है, समाधि। अच्छा। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर के मर जाने के बाद उनकी यादगारी में उनके राख को रख करके बनाया जाता है। तो हम जो जानकारी आपको देते हैं ये वेन्सांग की डायरी से मालूम पड़ती है। चीनी यात्री जो यहाँ का छात्र बाद में यहाँ का टीचर ही रहा था। वेन्सांग ने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है, जिसका नाम है सी। तो यहाँ से एक्सकेवेशन प्रोग्रेस है। राजगीर में हम रुके थे होटल राज, जहाँ 800 रुपए में हमें कुछ इस तरह की रूम मिली थी। तो ये राजगीर का मार्केट प्लेस है जहाँ हम होटल में रहे थे और हम अभी टेरेस में है अभी। तो टेरेस से आपको अगर उस साइड दिखेगा वो रहा आपका बस स्टैंड, जहाँ से आपको टोटो, टमटम या बस सब जाके मिल जाएगी और खाने पीने की व्यवस्था भी इधर ही है। और मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है। अगले दिन सुबह हम निकले राजगीर घूमने के लिए। सबसे पहले हम आकर पहुंचे सोन भंडार। सोन भंडार की दोनों गुफाओं को 3rd या 4th सेंचुरी के समय तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी के द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं में ऋषि मुनि साधना किया करते थे। यह भी माना जाता है कि इन गुफाओं में बिंबिसार के खजाने रखे जाते थे और इसलिए इन्हें सोन भंडार कहा जाता है। इन गुफाओं में से कई जैन और गुप्त साम्राज्य के समय के गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा भी मिली थी, जिसे नालंदा के म्यूजियम में रखा गया है। सोन भंडार से निकलकर करीबन कुछ 10-15 मिनट चलने के बाद हम पहुंचे जरासंध का अखाड़ा। कहा जाता है कि ये वही अखाड़ा है जहां भीम ने जरासंध को 28 दिनों की भयंकर युद्ध में हराकर वध किया था, जिसे मल्ल युद्ध कहा जाता था। महाभारत के अनुसार जरासंध बृहद्रनाथ के पुत्र थे और काफी शक्तिशाली और वीर मगध के राजा थे। जरासंध के पास एक अनोखी शक्ति थी कि उसे जितना भी चीरो वो फिर से जीवित हो जाता था, और इसलिए श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके बताया कि उसे चीर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दो, और इसी कारण भीम जरासंध को हरा पाए।
इसके बाद हम पहुंचे मनेर मठ। कहा जाता है कि यहाँ मणिनाथ की मंदिर हुआ करता था। इसकी बनावट बुद्धिस्ट स्तूपा के जैसे बनाई गई है और इसके भीतर के दीवारों पर बुद्ध की प्रतिमा पाई गई थी। यहाँ से मां मनसा देवी की प्रतिमा पाई गई थी। मनेर मठ के ठीक ऑपोजिट आपको जयप्रकाश उद्यान मिलेगा, जिसके लिए 5 रुपए की एंट्री चार्जेस थी। ये छोटा सा पार्क बनाया गया है जहां ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ की मेन अट्रैक्शन में से एक वाइल्ड लाइफ सफारी और ग्लास ब्रिज है, जिसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें मिली नहीं थी। इसके बाद हम पहुंचे बिंबिसार जेल, जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना के रखा था। राजगीर प्रवेश करते ही साइक्लोपियन वॉल देखने को मिलती है। साइक्लोपियन वॉल मतलब कि सुरक्षा दीवार। पत्थरों को जोड़ जोड़कर इस दीवार को बनाया गया था। 40 किलोमीटर लंबी ये दीवार राजगीर के 5 पहाड़ के ऊपर से बनाई गई है, जिसके नाम विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोमगिरी और वैभवगिरी है। ये 5 पहाड़ से घिरा हुआ है ये राजगीर शहर। माना जाता है कि 2500 साल पुरानी दीवार है ये, जिसे 3rd सेंचुरी BC में मगध के राजा के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हम पहुंचे चैरिटविल मार्क्स देखने। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब श्री कृष्ण राजगीर आए थे तो उनका रथ यहाँ फंस गई थी, और माना जाता है कि ये वही रथ के चिन्ह है। इसके बाद हम चले विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए। स्तूप तक पहुंचने के लिए आप पैदल सीढ़ी के मदद से जा सकते हैं या फिर रोपवे के मदद भी ले सकते हैं। यहाँ 2 टाइप की रोपवे हैं, एक है 8 सीटर और दूसरा 1 सीटर। 8 सीटर के लिए आने और जाने के लिए 120 रुपए, और ये सुविधा सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहती है और बीच में 1 से 2 बजे तक बंद रहती है। रोपवे के स्टार्ट होते ही आसपास की सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम पहाड़ की चोटी तक जाते रहते हैं, ऐसा लगता है मानो समय थम सी गई। लोग अपने अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें खींच रहे थे और एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। पहाड़ों के बीचों बीच से जाने का अनुभव ही अलग होता है। कुछ 3 से 4 मिनट लगते हैं ऊपर स्तूप तक पहुंचने के लिए। राजगीर की हरी भरी घाटी में लगभग 400 मीटर ऊंची रत्नगिरी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्व शांति स्तूप एक बड़ा सफेद शांति पगोडा है, जो 103 फीट के कुल डायमीटर के साथ 120 फीट लंबा है। इसमें एक बड़े पार्क के साथ एक छोटा जापानी बुद्ध मंदिर है, जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।
1969 में इसे बनाया गया था और फिर इसे 1983 में इसको वर्तमान रूप दिया गया। यह शांति स्तूप विश्व के 80 शांति स्तूपों में से एक है। स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की सोने से जरी मूर्तियां स्थापित है, जो बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। कुछ फोटो खींचने के बाद हमने यहाँ से अलविदा लिया। नीचे जाते समय फिर से रोपवे का आनंद उठाया। रोपवे से नीचे उतरकर कुछ दूर जाते ही आपको घोड़ा कटोरा लेक के लिए टोटो या ई रिक्शा मिल जाएगी, जो आपसे 100 रुपये लेगी आपको ले जाने और रिटर्न इसी जगह पर छोड़ने के लिए। अगर आप अकेले हो तो वो आपसे 400 रुपये मांग सकते हैं या फिर आप सीट फुल होने तक वेट कर सकते हैं। जंगल से होते हुए रास्ते होने के कारण यहाँ की सड़क कच्ची है। चारों तरफ अपने आप को पहाड़ों से घिरा हुआ पाएंगे। कुछ 15 से 20 मिनट के बाद ठंडी हवा के झोंके आपको झील में स्वागत करेगी। झील का आकार घोड़े के जैसी है और तीनों दिशाओं से पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसे घोड़ा कटोरा लेक कहा जाता है। सर्दियों के समय यहाँ साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। 2011 में इस लेक को आम जनता के लिए पहली बार खोला गया था और साल 2018 के नवंबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लेक के बीचों बीच एक 70 फीट ऊंची बुद्ध की स्टैचू इनॉग्रेट की गई थी। यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं और खाने पीने के लिए एक छोटी सी कैफे भी है। कुछ आधे घंटे बिताने के बाद समय हो चुका था फिर से उसी जंगल के रास्ते से रिटर्न जाने का। राजगीर अपने टमटम के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो हमने भी टमटम के सहारे अपने होटल पहुंचने का निर्णय लिया। अगले दिन की सुबह हमने कचौड़ी और जलेबी के साथ शुरुआत की। नाश्ता करने के बाद हम चले ब्रह्म कुंड की ओर। राजगीर में 22 कुंड और 52 धारा है। सभी कुंड और सभी धाराओं को अपना अपना धार्मिक महत्व है। साथ ही यहाँ के सभी कुंडों का नामकरण भी देवी देवताओं के नाम पर है। इनमें ब्रह्म कुंड प्रमुख है। प्राकृतिक रूप से निर्मित इन गर्म कुंडों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा वसु ने एक दफा माघ महीने में यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी देवताएं का इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए। माघ की भीषण शीतलहरी में स्वर्ग सुख के उपभोग करने वाले देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें इस भीषण ठंड से निजात दिलाने के लिए गर्म जल की व्यवस्था की जाए। देवी देवताओं की इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने कृपा से पर्वतों से असीम गर्म जलधारा फूट पड़ी, जो आज तक उसी रूप में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। राजगीर आने वाले हर शख्स इस गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखता है, चाहे वो आस्था के भाव से हो या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से। लोग यहाँ डुबकी लगाना नहीं बोलते हैं। राजगीर में 2 दिन बिताने के बाद समय हो चुका था इस पौराणिक शहर को अलविदा कहने का। राजगीर जितना खूबसूरत है उतना ही इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अपने साथ कुछ ऐसे ही सफर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रैवल सेफली।